तो इस लेक्चर में हम रोटेशन मोशन में यूज होने वाली कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे और उनके बीच का रिलेशन देखेंगे। इन टर्म्स के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो काइनेमेटिक्स में, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब इनके बीच का रिलेशन भी देखेंगे आज। ठीक है, मेरा नाम है अक्षित और आप देख रहे हैं ASP, ए मोमेंट विद साइंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी और उसका क्या रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी के साथ, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, बात करते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट, एक रिजिड बॉडी है ये कंप्लीट। ठीक है, इसमें कोई भी एक पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट P। देखो हम जितनी भी टर्म्स पढ़ेंगे ना, पहले तो हम देखेंगे उसको एक पार्टिकल के लिए, क्या वो एक पार्टिकल के लिए कैसे डिफाइन करते हैं, और फिर उसी को रेफरेंस मान के हम पूरी बॉडी के लिए, पूरी रिजिड बॉडी यानी कि पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए डिफाइन करेंगे। ठीक है, पहले छोटे से फिर बड़े की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये हमने एक रिजिड बॉडी मान ली, इसमें एक पार्टिकल P मान लिया। इस पूरी रिजिड बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास है और ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पूरा है ना, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे मूव कर रही है। देखो ये दिखा रखा ना, ये रोटेशन का, ये ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, यानी कि इस एक्सिस, ये एक्सिस है मान लो, तो इसके चारों तरफ ऐसे मूव कर रही है, ऐसे। आई बात समझ में? तो इसमें एक पार्टिकल मान लिया P। ठीक है, जिसका डिस्टेंस मान लो R है, यहां से सेंटर से R डिस्टेंस है। ठीक है, ये यहां से, अब आपको एक बात पिछली क्लास से अच्छे से पता है कि रिजिड बॉडी जब रोटेट करती है फिक्स एक्सिस पे, तो उसका हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है। पिछली बार भी मैंने दिखाया था ना, एक ये एक्सिस है और इसमें कुछ बॉडी मूव कर रही है, तो इसका हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है। और वो सर्कुलर मोशन कैसी होती है? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। भाई ऐसे मूव कर रहा है तो यानी कि ये परपेंडिकुलर है, तो ऐसे मूव कर रहा है ना, यानी कि इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन अपने हिसाब से ये सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो हमने मान लिया ये पार्टिकल P है, टाइम डेल्टा T, स्मॉल टाइम, स्मॉल चीज की जिक्र कर रहे हैं पहले। डेल्टा T एक स्मॉल टाइम है, डेल्टा T बाद ये घूम के यहाँ पे आ गया। अब चीज जब सर्कुलर मोशन में घूमती है तो कुछ एंगल बनाती है कि नहीं? तो हमने मान लिया कि ये डेल्टा थीटा एक सेंटर के साथ इसने एंगल बना लिया। तो अब बात करते हैं, देखो, लेट डेल्टा थीटा बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल्टा T। भाई जब सर्कुलर मोशन की बात होती है, हमने पढ़ा था लीनियर मोशन है तो उसमें तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं? ds के साथ s से डिस्प्लेसमेंट दिखाते थे। लेकिन जब सर्कुलर मोशन की बात आती है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखाते हैं? डेल्टा थीटा, यानी कि थीटा से दिखाते हैं। आप देखोगे इस पूरे लेक्चर में, आप देखोगे कि जो लीनियर मतलब सिंपल स्ट्रेट लाइन में जितनी भी चीजें पढ़ी ना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, जितने भी, उनका एक इमेज होती है रोटेशन मोशन में। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसका एक एनालॉग होता है, लीनियर मोशन का एक एनालॉग, एक इमेज होती है रोटेशनल या सर्कुलर मोशन में, कि जो चीज अगर वो वहां पे है तो वैसी ही एक चीज यहां पे होगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहां पे है तो थीटा यहां पे होगा, लीनियर वेलोसिटी यहां पे है तो एंगुलर वेलोसिटी यहां पे होगा। यानी कि चीज उसके जैसी, लेकिन ये इस माहौल के अकॉर्डिंग है, वो उस माहौल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलो इन सब के बारे में देखेंगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे। अभी के लिए बात करते हैं पहला एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल सी चीज है, अगर थीटा जितना डेल्टा टाइम T टाइम में जितना थीटा कवर किया वो हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती थी? कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में। ऐसे ही वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में, यानी कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T। ये आ गया आपका पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्या आ गया? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब ध्यान थोड़ा सा रिमाइंड करो, काइनेमेटिक्स में भी हम पढ़ते थे, डेल्टा S बाई डेल्टा T पढ़ते थे, ऐसे ही ये आ गया डेल्टा थीटा बाई डेल्टा T। ठीक है, अब ये तो टाइम आ गया डेल्टा T, यहां से यहां तक का। अगर हम इस डेल्टा T को बहुत स्मॉल कर दें, यानी कि टाइम हमने छोटा सा लिया है, टाइम गैप इतना छोटा कि वो 0 के बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं डेल्टा T टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है? अगर ये टाइम गैप हमने बहुत छोटा से ले लिया, यानी कि ये कोई एक पॉइंट आ जाएगा बिल्कुल,
ये टाइम गैप है ना, बिल्कुल छोटा सा ले लिया, बिल्कुल जीरो के बराबर, यानी कि एक पॉइंट के बराबर आ गया ना। एक पॉइंट पे टाइम यानी कि एक इंस्टेंट पे टाइम, यानी कि एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा था ना, एक इंस्टेंट पे, भाई इतने बता दिया जाए आपको 5वीं सेकंड पे आप वेलोसिटी बताओ, 6ठी सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, ऐसे एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी, तो हम इसे क्या बुलाएंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और ये बात भी बताई थी, जब ये चीज जीरो के अकॉर्डिंग होने लगती है तब हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, है कि नहीं। क्या लिखते हैं तब हम डी थीटा बाई डी टी, तब हम क्या लिखते थे, डी एस बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, डी एस बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डी थीटा बाई डी टी। सब कुछ सिमिलर चलेगा, आपको बहुत चीजें रिलेट होती हुई दिखेंगी, ठीक है। इसको हम किसके इक्वल पुट करते हैं, ओमेगा। किसके इक्वल, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है ये, एंगुलर वेलोसिटी का लिखने का डिनोशन होता है एक ओमेगा, एक ग्रीक लेटर है ये, ठीक है। इसको क्या क्या बुलाते हैं हम, ओमेगा। होता डब्ल्यू जैसा है पर इसको ऐसे डब्ल्यू लिखते हैं, और ओमेगा लिखना है तो थोड़ा सा इसको ऐसे करके लिख दो, यानी कि इसको थोड़ा सा कर्व करके लिख दो, ठीक है। ये होता है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसका रिलेशन क्या होता है लीनियर वेलोसिटी के साथ, लीनियर वेलोसिटी देखो यहां पे अगर ये सर्कल में मूव कर रहा है तो लीनियर वेलोसिटी हमेशा किसी भी पॉइंट पे कहां पे होगी, उसके टेंजेंट। कहां पे होगी, उसके टेंजेंट। बोले सर ये कैसे बता दिया, कुछ ये तो समझने वाली बात नहीं है, ये तो रटने वाली बात हो गई। देखो आप किसी भी धागे से पत्थर बांध के ऐसे घुमाओ, ठीक है, आपके लिए वो मूव कहां पे कर रहा है, पत्थर मूव कहां पे कर रहा है, सर्कुलर मोशन पे, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है। लेकिन किसी भी पॉइंट पे अगर धागा ये टूट जाता है, रस्सी हमारी टूट जाती है, तो वो कहां पे मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी कहां पे होगी। अगर मान लो ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव करके अगर यहाँ पे रस्सी टूटी है तो ये उल्टा ऐसे मूव ना करके, अगर रस्सी टूट गई तो ये सीधा मूव करेगा, है कि नहीं। कभी भी ऐसा करके देखना, घुमाते टाइम एकदम झटका मारना, अगर छोटा सा धागा टूटता है तो सर्कुलर मोशन पे ना जाके जिस पॉइंट पे टूटेगा वहां से सीधा मूव करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं उसके टेंजेंट मूव करेगा, ठीक है। तो कहीं पे भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी निकालनी है तो कहां पे होगी, उसके टेंजेंट, यानी कि उस पॉइंट के, अगर यहां पे निकालनी है तो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर, यहां पे तो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर किसके होता है, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर। आ रहा है समझ में। तो v के साथ ओमेगा की क्या रिलेशन होती है, ये बात आप दिमाग में बिठा लो। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। कहने को तो ये देखो क्या होता है, v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। आर क्रॉस ओमेगा, क्रॉस क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, हमने पढ़ा है ना, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर होता है आर, इसकी भी डायरेक्शन है। और ये क्या हो गया आपके पास, यहां से एक चीज और आ गई, ये अभी देखेंगे। चलो अभी के लिए देखो, v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, लेकिन हम मोस्टली हमें इसे ये लेके चलते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। वो क्यों, क्योंकि आप देखते हो सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे ये जो रेडियस होता है और ये वेलोसिटी होती है, इसके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। जब इसको सोल्व करोगे v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, यानी कि आर ओमेगा साइन थीटा, ये थीटा हमेशा कितना होता है, आर और वी के बीच में 90 डिग्री, तो साइन 91, तो इसलिए हम लिख देते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब एक बात आप नोटबुक में ये सारा नोट करते हुए चलोगे, ये चीज नोट करना जरूरी है। देखो जैसे प्योर ट्रांसलेशन मोशन में, प्योर ट्रांसलेशन कौन सी, जो लीनियर, हमने एक एग्जांपल देखा था ना, ऐसे करके इसके ऊपर एक बॉक्स रख दिया और यहां पे ये मूव कर रहा था। प्योर ट्रांसलेशन मोशन में इसके हर पार्टिकल की स्पीड एक जैसी होती है, ये हमने देखा था, ठीक है। ऐसे ही अगर प्योर रोटेशनल मोशन है ना, ऐसे ही अगर प्योर रोटेशनल मोशन है, यानी कि ऐसे कोई बॉडी मूव कर रही है प्योर रोटेशन में, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट, उस बॉडी के हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। नहीं बैठी बात दिमाग में, प्रूफ चाहिए, देखो प्रूफ देता हूं। देखो एक ये डायग्राम है, ये रिजिड बॉडी है, इसमें 2 पॉइंट मान लिए, ये कोई भी एक लाइन अज्यूम कर ली अपने हिसाब से, जिसमें कि 2 पॉइंट है, एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है, ठीक है। डेल्टा t टाइम बाद, डेल्टा
टी टाइम बाद, मान लो डेल्टा टी टाइम बाद ये पी पॉइंट यहाँ पे आ गया, क्यू पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब रिजिड बॉडी है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर रहता है, तो यानी कि ये जितना डिस्टेंस है उतना ये है। तो हमने मान लिया कि ये ऐसे मूव करी है तो ये भी ऐसे मूव करेगी। सर्कुलर मोशन पे हर पॉइंट मूव करता है रिजिड बॉडी में एक फिक्स एक्सिस पे, तो वही चीज़ होगी, ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा। तो हम देखते हैं कि डेल्टा टी टाइम पहले ये था और डेल्टा टी टाइम बाद ये आ गया, तो दोनों पार्टिकल ने कितना एंगल ट्रेवल किया, डेल्टा थीटा मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, कितना एंगल, डेल्टा थीटा अपॉन कितने टाइम में, डेल्टा टी। इसने कितना ट्रेवल किया, डेल्टा थीटा, कितने टाइम में, डेल्टा टी। यही तो एंगुलर वेलोसिटी होती है। अगर ये चीज़ बराबर है तो यानी कि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी बराबर। अब जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो दिखने को तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बट असल में ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे, अगर ये आर वेक्टर है, मान लो ये कोई भी पॉइंट है, ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ये आर वेक्टर है, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर कहाँ पे होता है, वो हमेशा होता है इसके परपेंडिकुलर, यानी कि इसके टेंजेंट। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रही है तो किसी भी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी वेक्टर कहाँ पे होगा, उसके परपेंडिकुलर, यानी कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन जो उसका एंगुलर वेलोसिटी कंपोनेंट वो होगा, वो कहाँ पे होगा, अगर आर यहाँ है, वेलोसिटी यहाँ है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, आर यहाँ पे है, वेलोसिटी यहाँ पे है, तो कहाँ पे होगा, ये एक परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, आपस में दोनों परपेंडिकुलर हो गए, लेकिन इन दोनों के भी परपेंडिकुलर, यानी कि इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ठीक है। 3 एक्सिस होते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ध्यान से देखो ये तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। हमने एक चीज रिलेशन पढ़ी है ना, V इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, V यहाँ, R यहाँ और ओमेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, ये, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन होगी, वही एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ये चीज़ आप नोट करते हुए चलो कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन है वही एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। और अगर फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात लेके चलते हैं, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को हमने फिक्स कर दिया, यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी भी डायरेक्शन फिक्स हो गई, ठीक है। ऐसे टाइम पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसे एक्ट करेगी, स्केलर। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो फिक्स हो गई, वो चेंज नहीं हो रही, तो इसमें हम स्केलर एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ओमेगा इज अ वेक्टर एंड हैज डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसी के साथ एक और टर्म आ जाती है आपके पास, एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे लीनियर मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। उसको किससे डिनोट करते हैं, ए से, इसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से, ठीक है। वो क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी। उसको कैसे करते थे, डी वी बाई डी टी, ठीक है। ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है आपके पास, वो आती है मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसे हम एक और नाम से बुलाते हैं टॉर्क, ठीक है। जैसे आपके पास लीनियर मोशन में, ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स होता है, ऐसे ही एंगुलर या रोटेशनल मोशन में आपके पास मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क होता है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से। इसको हम बुलाते हैं टाउ। टाउ, टाउ नहीं है ये, टाउ, ठीक है। ग्रीक लेटर है ये सारे जितने भी हैं आपके पास, ओमेगा, टाउ, ठीक है। अब ये जो टॉर्क होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ, यानी कि जो रेडियस वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है उसका, और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्या होता है देखो यहाँ पे फिगर में समझते हैं। कोई भी पार्टिकल पी ले लिया, इसका एक पोजीशन वेक्टर है। किसी भी ग्राफ में हर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होता है जो कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस और उसकी डायरेक्शन को बताता है। हमने मान लिया आर एक पोजीशन वेक्टर है इसका, इस डायरेक्शन में, ठीक है। एफ है हमारे पास एक फोर्स जो इस पार्टिकल पे लग रहा है, लीनियर फोर्स इस पार्टिकल पे लग रहा है, वो इस डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में अगर फोर्स है, आर वेक्टर है, तो टॉर्क कहाँ पे लगेगा उसका,
भाई देखो, आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। एक जो आपके पास आपका डोर है ना, ठीक है, आपके रूम का जो डोर है उसको आप बंद करते हो मान लो, ठीक है। उसको अगर बंद करते हो तो बंद करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि आपने कहीं पे भी उसके पास फोर्स लगाया और वो मूव करने लग जाए। अगर आप दरवाज़ा ऐसे ऐसे खुला है और ऐसे उसे बंद होना है तो आप दरवाजे को इस साइड फोर्स लगाओ तो क्या मूव करेगा? नहीं करेगा। ऊपर की तरफ फोर्स लगाओ, मूव करेगा? नहीं करेगा। अगर यहाँ पे अगर ये ऐसे बंद होना है तो आप यहाँ पे फोर्स लगाओ तब वो मूव होके बंद हो जाएगा। यानी कि टॉर्क के टाइम पे कोई एक ऐसी फिक्स डायरेक्शन होती है जहाँ पे हम फोर्स लगाएं तो ही उसमें एक्सिस के अराउंड मूवमेंट होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क क्या हो गई? सबसे पहले तो इसके वेक्टर क्वांटिटी हो गई, डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसलिए ये होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। अगर ये आर है, ये एफ है, तो टॉर्क कहाँ पे लगेगा? आर क्रॉस एफ से पता लगेगा हमें। यानी कि अगर इसको ओपन करें तो आर एफ साइन थीटा, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आर साइन थीटा इंटू एफ। आर साइन थीटा क्या है? देखो ये डायरेक्शन है इस पॉइंट पे, एफ क्या है? फोर्स है। यानी कि अगर हमें टॉर्क निकालनी है तो हम वो फोर्स लेंगे, फोर्स से वो डिस्टेंस लेंगे ओरिजिन से जो कि आर साइन थीटा पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहने का मतलब देखो समझो, अगर ये एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है और मुझे यहाँ पे फोर्स लगाना है किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव कराने में। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। ये एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है, ये एक्सिस है और मुझे ये डोर को ऐसे मूव करना है, ठीक है, इस एक्सिस के अराउंड मूव करना है। तो मैंने फोर्स कहाँ पे लगाया? मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और ये है एक्सिस मेरा, ये हाथ है, ये मार्कर है, ये एक्सिस है। तो ऐसे मूव कराना है मेरे को। अब अगर मुझे टॉर्क निकालना है तो मेरे को इस फोर्स से इस एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ये जो दिखा रखा है ना, ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि ये एक्सिस है, ये बॉडी यहाँ पे सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। तो इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा जो कि ये है। अगर इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक का ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आर साइन थीटा, ठीक है। अगर फोर्स का और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन है वो टॉर्क होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, फोर्स ये, और इसको हम क्या लिखते हैं? आर क्रॉस एफ, ठीक है। ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी बात क्लियर है। आगे क्या है? इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? ml2t-2 कैसे निकाली? फोर्स और रेडियस का परपेंडिकुलर, फोर्स की क्या होता है? mlt-2, रेडियस का हो जाएगा t, तो इसकी पावर एक ये 2 हो जाएगी, ml2t-2। अब आपने देखा होगा ये तो किसी और की भी होती है, ये आप देखते हो वर्क की भी होती है और एनर्जी की भी होती है, यही डायमेंशन। तो क्या वर्क और एनर्जी जैसा होता है फोर्स टॉर्क? डायमेंशंस बेशक एक जैसी हो, लेकिन ये दोनों बहुत ही अलग क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। यूनिट की बात करते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। रेडियस की मीटर, तो आपके पास आ जाएगा न्यूटन मीटर। आपके जितने भी व्हीकल्स आते हैं, बाइक्स आती हैं, कार्स आती है, इनमें आपको दी हुई होती है, आप देखोगे कि इंजन की पावर कितनी है और टॉर्क कितनी है। पावर दी होती है bhp में, हॉर्स पावर में, और टॉर्क दी हुई होती है आपके पास न्यूटन मीटर में। आप देखोगे आपकी बाइक की या तो ऐसे मतलब मिलती है कि हाँ 50 न्यूटन मीटर की टॉर्क, 100 न्यूटन मीटर की टॉर्क। उसका क्या मतलब है कि इंजन उस जो व्हील है आपका, पहिया है, उसको कितनी फोर्स से घुमा रहा है, उसको घुमाने में कितना फोर्स लगा रहा है। जब किसी चीज़ को घुमाने में फोर्स लगता है, इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, ठीक है। घुमाने वाला फोर्स क्या होता है? टॉर्क होता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर टॉर्क को जीरो बताना है तो तीन तरीके हैं जीरो बताने के। या तो आर जीरो ले लो, यानी कि इस फोर्स को यहाँ पे लगाने के बजाय इस फोर्स को सेंटर पे ही लगाओ। यानी कि अगर इसको अराउंड किसी चीज़ को घुमाना है तो यहाँ पे फोर्स ना लगा के इस एक्सिस पे ही फोर्स लगाओ, तो चीज़ सर्कुलर मोशन में मूव नहीं करेगी। मूव नहीं करेगी तो क्या हो गया? जीरो टॉर्क, ठीक है। अगला फोर्स जीरो, अब फोर्स ही मत लगाओ तो भी टॉर्क जीरो। अगला जो थीटा है वो तो या तो जीरो ले लो या 180 डिग्री ले लो, जैसा मैंने अभी आपको बताया। यानी कि ये जो जैसे बॉडी मूव कर रही थी,
अगर ये रेडियस वेक्टर इस साइड में है तो ये तो थीटा 0 ले लो, यानी कि इस डायरेक्शन में है तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे मूव कराओ तो क्या मूव करेगी बॉडी, बॉडी तो ऐसे मूव करेगी, ऐसे मूव कराओगे तो नहीं करेगी। ऐसे ही अगर थीटा 180 ले ले, अगर ये ऐसे मूव कर रही है मतलब रेडियस वेक्टर इधर है तो हम इधर ले लें अपोजिट डायरेक्शन। 180 क्या मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन, रेडियस इधर तो हम इस साइड मूव कराएं, ऐसे मूव कराएंगे तो ऐसे मूव करेगी नहीं करेगी, यानी कि टॉर्क कितनी होगी 0। ठीक है, इन सब चीज़ों को ऐसे अप्लाई करके देखा करो, बहुत सी चीज़ें सिंपल होती है बिल्कुल। बात क्लियर है यहाँ तक? अभी इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, थोड़ा शॉर्ट रखते हैं। आप अपने आप एक बार इस चैप्टर की रीडिंग लीजिए, इन टॉपिक्स को थोड़ा सा पढ़ के देखिए एनसीईआरटी से। आने वाले लेक्चर में हम यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे और उसका टॉर्क के साथ क्या रिलेशन होता है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इक्विलिब्रियम पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।